अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अल्बीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF में पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में होना एक पाकिस्तान के लिए चैलेंज रहा है। पिछले कई सालों में हुकूमत पाकिस्तान ने बार बार ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लेंगे और पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली अब भी ग्रे लिस्ट में मौजूद है। पाकिस्तान ने जो FATF की जानिब से कुछ अहदाफ थे उसको भी मुकम्मल किया, बल्कि कई से ज़्यादा जो अहदाफ थे उनको मुकम्मल किया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। आज जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आखिर वो क्या लूप होल्स है जिनकी वजह से पाकिस्तान अब भी FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। क्या पाकिस्तान की नाकामियाँ हैं या फिर इसमें इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, या इसकी क्या वजूहात हैं, या पॉलिसीज़ हमारी नाकिस हैं, क्या बेसिकली इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अब भी ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में ये भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि क्या एमनेस्टी स्कीम्स हमारे मुल्क के लिए, नेशनल एक्सचेकर के लिए बेनिफिशियल होती हैं या पाकिस्तान के लिए लॉन्ग रन में जो है ये बुरी साबित हो सकती हैं। अगर हम एमनेस्टी स्कीम की बात करें, 2019 3 जून को जो ऑफिशियली अनाउंस हुई थी बिल्डर्स के हवाले से, उसको आबाद ने भी सराहा और उसको तमाम तर बिल्डर्स एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा सराहा। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वो जो एमनेस्टी स्कीम है वो एक्सटेंड होती चली गई। अब एक बार फिर उसकी एक्सटेंशन की बातचीत जो है की गई है बिल्डर्स के हवाले से। साथ ही साथ एक और अहम कंसर्न है वो ये है कि क्या एमनेस्टी स्कीम जो कि बिल्डर्स के हवाले से है, क्या वो बैरियर तो नहीं है हमारे लिए किसी भी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उस हवाले से, या किसी भी प्रॉब्लम का हमें फर्दर सामना क्या करना पड़ सकता है या नहीं, ये भी एक सवाल है। इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ आज हम प्रोग्राम में सिंध हुकूमत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सिंध हुकूमत जो है उस पर एक और एलिगेशन सामने आया है। वो बेसिकली जो है एलिगेशन एक लॉस का है जो कि 3.3 बिलियन का है, और एक वायलेशन की गई है SPPRA रूल्स 2010 की, जिसमें पर्टिकुलरली इसमें 2010 इन द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई एंड डिलीवरी फॉर ड्यूअल डेस्क इन पब्लिक सेक्टर स्कूल्स ऑफ सिंध बाय स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उस हवाले से एक कंसर्न है। इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम प्रोग्राम में जो है इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमान सैयद गिलानी साहब से। क्या कहते हैं वो इस पर, एनालिस्ट हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एम्बेसडर भी हैं, और उनसे प्रोग्राम में इन तमाम 3 मौज़ूआत को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में FATF के हवाले से, डॉलर के उतार चढ़ाव के हवाले से, और जो रुपी डेप्रिशिएट इतना होता चला जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर्टिकुलरली FATF के हवाले से, पाकिस्तान क्यों ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहा? देखिए, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं कि पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुई है पिछले 3 सालों से। जब से ये हुकूमत आई है पाकिस्तान के डॉलर रेट जो है वो 70% डिवैल्यू हो गया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया था इस हुकूमत के आने से 4 महीने पहले, और उस ग्रे लिस्ट के अंदर 27 कंडीशन थी, और वो कंडीशन जो है अगर पूरी नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज है ब्लैक लिस्ट में आने का। और उसके बाद आज पाकिस्तान की जो डॉलर की पोजीशन है, आप देखेंगे पिछले 2 महीने में पाकिस्तान का डॉलर 20 रुपये के करीब जो डिवैल्यू हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं ये शो करती हैं कि पाकिस्तान की गवर्नेंस जो है वो ऐसी नहीं है जिसकी ज़रूरत है। और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो। मैं आपको ये बताऊँ कि सब ये झूठ का और प्रोपोगंडा पे जी रहे हैं। ये सारे मिनिस्टर अपनी नौकरियां बचा रहे हैं, और वो फेक न्यूज़ तो नहीं है, मगर ये कि गलत खबरें लाके और हुकूमत को और पब्लिक को बेवकूफ़ बना के सब सही है, सब सही है। सब सही का ये है कि हमारे पिछले दिनों जो आप देखेंगे कि डैम कंस्ट्रक्शन के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए, और वो तकरीबन 1000 अरब रुपए के हैं। 1000 रुपये का मतलब ये हुआ कि अबाउट $5 बिलियन, 500 बिलियन डॉलर। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए हैं वो 1000 अरब की जगह इस डिवेल्यूएशन से, ये 3 साल में जो हुई है, इसमें जो महंगाई हुई है, इसके अंदर जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इसमें जो लेबर की कीमतें बढ़ी हैं, सिर्फ इसका इफेक्ट ये आया है कि वो 1000 की जगह 2000 अरब के हो गए, उसकी कॉस्ट ये बढ़ गई है। तो हमारा जो रुपया डिवेल्यू होता है उसकी वजह से पूरी इकॉनमी बैठ जाती है। आज हमारा, अब कहने की बात ये कहते हैं कि ये हमारा बहुत अच्छी गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट के रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसलिए रेमिटेंस जो है पाकिस्तान का जो है वो बहुत बढ़ गया,
और ये इसीलिए कि पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत आई है, पिछली हुकूमतें चोर थी। भाई पीटीआई की हुकूमत आई है, आपका बहुत अच्छा हुक्मरान है, और उसके नाम पे अगर आपका आया तो टोटल आपके पास जो है वो 26% इंक्रीज़ हुआ है रेमिटेंस लास्ट ईयर। बांग्लादेश में तो नई हुकूमत नहीं आई है, बांग्लादेश में पुरानी हुकूमत चल रही है हसीना वाजिद की पिछले 8 साल से। उनका रेमिटेंस जो है वो 36%, 9% ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ये रेमिटेंस जो पाकिस्तान में बढ़ा है या बांग्लादेश में बढ़ा है या इंडिया में बढ़ा है, ये कोविड की वजह से बढ़ा है कि कोविड की वजह से जो है वहाँ से सफ़र करके नहीं आते, जो वहाँ पे पाकिस्तानी वर्कर पैसा भेजते हैं वो हर साल पाकिस्तान आया करते थे। जब पाकिस्तान आते थे तो वो अपने साथ चीज़ें लेकर आते थे, वो और ला के पैसा लेकर आते थे कैश में, और यहाँ पे आके वो ख़रीदते थे, तो वो थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं आता था, वो बाय कैश उनको इजाज़त थी लाने की। अब वो कोविड की वजह से वो रिस्ट्रिक्शन हो गई है, तो वो पैसा अब ज़्यादा आ रहा है। फिर दूसरा ये है कि इसमें कोविड की वजह से वहाँ पे कई पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, जो मोस्टली हमारा 80% रेमिटेंस जो है वो वर्कर्स का आता है, 20% है जो कि ये वेल ऑफ लोग भेजते हैं, बिजनेसमैन वगैरह पाकिस्तान के बाहर से, वरना सारा यूएई से और दुबई से आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है। वहाँ पे नौकरियाँ भी कम हो रही हैं, जब नौकरियाँ ख़त्म होती हैं तो उनको उसकी ग्रेजुएटी मिलती है, इसलिए वो लमसम पैसा आ रहा है उनका, वापस आके अपनी जो वहाँ पैसा उन्होंने बचाया हुआ है, तो वो ये है। तो ये इसके बावजूद पाकिस्तान का बैंक में रिज़र्व जो है इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का कहते हैं हिस्टोरिक ज़्यादा है, $22 बिलियन है। पर जब इतना ज़्यादा है तो फिर ये रुपए गिर क्यों रहा है? ये गिरने की वजह ये है कि ये हुकूमत की पॉलिसियाँ गलत हैं, और इसके जो है इस वक्त गिरने की जो मार्केट में जो खबरें चल रही हैं कि इसकी ये सट्टाबाजी हो रही है, क्योंकि हमारा जो डिवेल्यू हो रहा है, तो हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्टर जो है उन्होंने अगर इम्पोर्ट किया था $150 के डॉलर पे उन्होंने इम्पोर्ट का ऑर्डर दिया था, अब वो आ रहा है उनको $170 में डॉलर ख़रीदना पड़ेगा, तो वो और बढ़ रहा है, तो वो बाज़ार से ले रहे हैं कि वो उसको यानी कैश, यानी आपके जब इम्पोर्ट होगा तो ऐसी कैश करा सकें, तो उनको पैसा होना चाहिए उसके पास। बैंक के पास पैसा जो है, पाकिस्तान में जितने बैंक हैं, ये हुकूमत की पॉलिसियों ने बैंकों को जो है वो सुपर रिच कर दिया है, यानी हर आदमी गरीब हो गया है। आपकी हमारी हर एक की इनकम कम हो गई है, बैंकों की इनकम 3 गुना बढ़ गई है, क्योंकि वो 13% पे गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे ले रही है। फॉरेन एक्सचेंज तो अलग ले रही है 6-7% पे, बैंकों से लोन 13% पे लेती है, 5% जो है वो पब्लिक पैसा उनका नहीं है, बैंक का पब्लिक का पैसा है, उस पैसे को रख के वो, तो बैंक वाले जो हैं वो इस डॉलर की डिवेल्यूशन में बाजार खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट का बड़ा सिंपल हिसाब है, जब भी इसार डाल के ज़माने में होता था ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो वो इंक्वायरी करते थे परचेजर कौन है, ये परचेजर की इंक्वायरी तो करें, इंक्वायरी करेंगे, निकल के आएगा कि सारे बैंक जो परचेज कर रहे हैं इलीगल, उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज खरीदने की। सर, स्टेट बैंक का आपको लगता है कि एक अहम रोल है जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, या फिर हमारी इकोनॉमी, उसी का रोल है, स्टेट बैंक का रोल है रेगुलेट करना। सर, ऑपोजिशन का तो ये कहना है कि जो स्टेट बैंक को जो हेड कर रहे हैं वो FATF के अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, यहाँ पर जो भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, वो कहीं ना कहीं उनके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फॉरेन कंपनियों से, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन इदारों से रहे हैं। यानी हमारा आज भी है जो इमरान खान साहब हैं, इनका भी ताल्लुक इंग्लैंड से रहा है, खुद ही कहते हैं कि मैं 20 साल 25 साल वहाँ रहा हूँ, वहीं से। सर, लेकिन इस सिनेरियो में तो दूसरी कंडीशन है ना सर, ये एलिगेशन तो ये लगाया जा रहा है ऑपोजिशन जमातों की तरफ से कि ये उन्हीं के बंदे हैं और उन्हीं की लाइन टो करके चल रहे हैं, पाकिस्तान को फायदा नहीं दे रहे। गलत है, यही अपोजिशन जो आज, जब ये इमरान खान अपोजिशन में तो यही कहते थे, आज हुकूमत में आए वो नहीं कह रहे हैं, जब मुस्लिम लीग अपोजिशन में वो कह रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉलिसीज गलत हैं? पॉलिसी जो है वो हुकूमत बनाती है जी, और ये जो ब्यूरोक्रेट हैं ये उसको फॉलो करते हैं। पॉलिसियाँ गलत बनाई हैं, पॉलिसी बनाने में ये हुकूमत फेल हो गई है, उसको ठीक करना है, उसके लिए पॉलिसी इमरान खान नहीं बनाएगा, पॉलिसी जो है वो हुकूमत के इदारे, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े थिंक टैंक बनाए, वो पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसियाँ गलत है। आप देखें कि इसके हिसाब से जो है, आप डॉलर की कह रहा हूँ मैं, इसके हिसाब से जब FB आ रहा है उसके 6 जो चेंज हो गए हैं चेयरमैन, मिनिस्टर चेंज हो गए हैं। ये क्यों हो रहा है? ये यानी कोई आदमी अगर आगे बैठता है 3 साल में अगर
FBI का चेयरमैन आएगा तो 2-4 महीने तो समझेगा, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है सर, यहीं से मैं आपसे कनेक्ट करूंगी, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लूंगी और उसके बाद जाने की कोशिश करेंगे कि FPR के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रहे हैं, साथ ही साथ NAB से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी को भी, अपोजिशन जमातों के अलावा। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से अगर हम बात करते हैं, आबाद काफ़ी खुश दिखाई दिया और तमाम तर बिल्डर्स और रियल्टर्स एसोसिएशन भी, जब एमनेस्टी स्कीम 3 जून 2019 को अनाउंस हुई थी। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अब भी ग्रे लिस्ट में दिखाई दिया है और गिलानी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत की पॉलिसीज़ है वो नाकिस दिखाई दी हैं, जिसकी वजह से हम अब भी ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं और पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स फेस करने को इस वक्त देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ जो है स्टेट बैंक का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक जो है इतना जो है सक्सेसफुल इसमें नहीं दिखाई दिया। साथ ही साथ मैं प्रोग्राम में जो है एमनेस्टी स्कीम के हवाले से सवाल छोड़कर गई थी कि इसी के ऊपर डिटेल बात करेंगे कि स्कीम क्या है, कैसी, और उनको वो कैसे देखते हैं। जी गिलानी साहब, ये 2019 3 जून को बेसिकली बिल्डर्स के हवाले से जो है ये स्कीम अनाउंस हुई थी और एमनेस्टी स्कीम को अपोजिशन जमातों ने काफ़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था और उन्होंने कहा था कि ये वही चीज़ कर रहे हैं जो पहले हम पर क्रिटिसिज्म किया करते थे। देखिए, मैंने आपको ये बताया था पिछले सेगमेंट में कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में आने की वजूहत क्या हैं। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में आने की वजूहत के लिए 2015 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने NAB को रिकमेंड किया कि हम मेजर दे रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान के रेवेन्यू बढ़ सकते हैं और करप्शन और लीकेजेस ऑफ फाइनेंस का जो है वो ख़त्म हो सकता है। और उसमें इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हम IMF वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटी पूरी कर सकते हैं ताकि पैसा हमारा करप्शन में ना जाए। वो रिकमेंडेशन 2015 में NAB के चेयरमैन ने कमेटी बनाई थी, उसके अंदर डिप्टी चेयरमैन थे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से मैं था और FBR के थे, स्टेट बैंक गवर्नर के थे, उधर से SACP के नुमाइंदे थे, वो रिकमेंडेशन दी थी। तो उसके अंदर एक रिकमेंडेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ NAB की रिकमेंडेशन अगर वो फॉलो हो जाती तो आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं होता। आज पाकिस्तान का रुपया जो है वो 100 रुपये होता। वो नहीं कि वो रिकमेंडेशन मैं आपको बताऊंगा, मगर उसमें एक रिकमेंडेशन थी कि एमनेस्टी स्कीम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये सारा का सारा फ्रॉड है क्योंकि लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ये कहती है कि एमनेस्टी स्कीम जो है ये इससे बिल्डर्स कम्युनिटी जो है उनको फ़ायदा तो सिर्फ नहीं होगा लेकिन नेशनल एक्सचेकर के लिए भी अच्छा, FATF की लिस्ट से तो हम निकल जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? 2014 में 15 में एमनेस्टी स्कीम आई थी और उसको हमने अपोज किया था। उस पर इमरान खान साहब ने कहा था हम कोर्ट जाएंगे, एमनेस्टी स्कीम गलत है। उस एमनेस्टी स्कीम में ये था कि आप आधा % दें और पैसा वाइट करा लें। तो एक पाकिस्तानी ने, आप गौर करें, एक 1.2 बिलियन डॉलर आज के हिसाब से वो हो जाता है 200 अरब रुपए वाइट कराए एक आदमी ने। अच्छा, और वो दुनिया देख रही है कि वो आदमी पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसको वाइट कर दिया। वो पैसा आया भी नहीं यहाँ पे। अच्छा, उसको दिया उसने कोई आधा % बीवी के नाम पे वाइट हो गया। तो उस पर तो वो सब गलत था। तो इसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने एमनेस्टी दे दी बिल्डर माफिया की वजह से इसको कि ये बड़ा अच्छा है। मगर FATF की कंडीशन में 27 में से 26 कंडीशनें पूरी हो गई हैं। एक कंडीशन रह गई है, वो यही है कि जो ब्लैक मनी जो है वो रियल इस्टेट के अंदर पार्क होती है और ब्लैक मनी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होती है, ब्लैक मनी जो है वो टेररिज्म में इस्तेमाल होती है। तो इसको उन्होंने बंद करने के लिए कहा कि ये ख़त्म करें। इसकी 6 कंडीशनें डाल दी और एक 27 में से 26 पूरी हो गई, एक की 6 फर्दर बना दी हैं कि आप सारे प्रोफेशनल्स को, जिसमें लॉयर्स हैं, जिसमें अकाउंटेंट्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके वो फीस अब डॉक्टर के जाती हैं और एक डॉक्टर के 5,000 रुपये कंसल्टेंट फीस लेता है, कैश लेते हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब वकील जो पैसे जो है 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए एक वकील जो है उसकी फीस ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। वो वकील जो है आज मिनिस्टर बना हुआ है गवर्नमेंट का यहाँ पे। और वाइट मनी उसकी है नहीं, जब इनकम टैक्स में आगे देते हैं तो वाइट मनी नहीं होती। तो ये सारा उन्होंने कहा इसको करें। फिर उन्होंने कहा कि ये ज़मीनों का कारोबार है, इसके डिटेल मालूम करें किसने ख़रीदा किसने बेचा। एमनेस्टी स्कीम के हिसाब से जो अभी स्कीम आई है इन्होंने जो बिल्डर ने करवाई है हुकूमत से, वो ये कराई है कि आप इसके अंदर पैसा डालो, कहाँ से आया है, किसने दिया है, कोई
उसकी सही पूछगछ ये नहीं जो होगी। एक कंडीशन आप बता रहे हैं जिसमें एफएटीएफ में जो एक कंडीशन रह गई जिसकी फर्दर सब सेक्शंस भी 5-6 कंडीशन और आ निकाल गई दी है। उन्होंने। सर इस पर्टिकुलर एक कंडीशन को अगर हम देखते हैं जो कि बिल्डर्स के हवाले से है और आपका ये कहना है कि इसी वजह से जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद है, लेकिन सर एफपीआर का तो ये कहना है कि वो जो है कोलैबोरेशन में इस एमनेस्टी स्कीम के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं कि तमाम तर जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्लीन रहें और जो बायर और सेलर है वो भी थ्रू बैंक अकाउंट्स जो है डीलिंग करें ताकि उनको नोटिफाई मतलब उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और देखा जा सके कि किधर से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? क्या ये आप सेटिस्फाई नहीं होते इससे? ये एफबीआर नहीं कर रहा, ये एफबीआर जो है वो पब्लिक को गलत बता रहा है। अच्छा। ये जहाँ तक कि ज़मीन खरीदने का है, प्रॉपर्टी खरीदने का, लेने बेचने का है, ये कानून जो है ये पिछले 5 साल से है कि आपने थ्रू बैंकिंग चेक लेना है, आपने उसके ऊपर टैक्स जमा कराना है, उसके ऊपर गेन टैक्स जमा कराना है। यहाँ पर अगर ज़मीन लेते हैं कराची के अंदर, तो आप कराची में ज़मीन लेंगे तो वो यहाँ पे या तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास आएगी, या केडीए से होगी, या डीएचए से होगी। तो वहाँ पे इन इदारों पे पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि आपने बेची है, तो आपका नाम होगा कि आपने बेची है, इतने रुपए की बेची है, तो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। और आज से 10 साल पहले ये होता था कि जो ज़मीन खरीदता था उसको एफबीआर का मैसेज आता था, मुबारकबाद आपने ज़मीन, सब रिकॉर्ड मौजूद है। वो करना नहीं चाहते क्योंकि खुद इन्वॉल्व हैं। अच्छा। सारे ब्यूरोक्रेट, सारे पॉलिटिशियन ये खुद इन कारोबार में इन्वॉल्व हैं कि उनके पास वाइट मनी ब्लैक मनी का चक्कर है। और इसकी यानी रिकमेंडेशन जो दी थी एफबीआर ने, एफबीआर को दी थी नैब के अंदर, अगर वो हो जाती, नैब के लोग बातें करते हैं, नैब का किरदार जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने में बहुत बहुत ऊंचा है। उनकी जो है वो गवर्नेंस इम्प्रूव करने की जो काविशें हैं वो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मगर उस पर अमल नहीं किया गवर्नमेंट ने। 2015 में नवाज शरीफ की हुकूमत को दिया, इसार डार को दिया, मैंने इसार डार से बात की, उसके बाद ये आए अपने शाहिद खाकान अब्बासी, उनको कहा, उनके लेटर लिखा उनके चेयरमैन एफबीआई को, उन्होंने नहीं किया। अभी आए ये इनके नहीं कर रहे, जबरदस्ती से मैंने कहा करो, नहीं कर रहे। वजह यह है कि ये करना नहीं चाहते, बिकॉज दे ऑल आर आइदर टैक्स कंसल्टेंट या बिजनेसमैन है या सब कुछ है, और उसकी वजह से ये हो रहा है। और यानी इसमें हमारा एफएटीएफ से आपको मैं ये बता दूं कि ये अगर ये ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने की वजह से अगले स्टेप जो है वो ब्लैक लिस्ट है, और ब्लैक लिस्ट में आने के चांसेस पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वजह यह है कि इंटरनेशनल प्रेशर है और ये सर लेकिन अगर 27 कंडीशंस में से 26 को मुकम्मल कर लिया जाए उसके बाद भी चांसेस हो सकते हैं कि अगर बैक टू बैक आप ग्रे लिस्ट में मौजूद है और नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर आप क्या ब्लैक में जा सकते हैं? ब्लैक में जाने के पाकिस्तान के चांसेस जो हैं 50% से ज़्यादा हैं। अच्छा। मैं आपको बता दूं, अगर ये एमएनसी स्कीम इन्होंने बंद नहीं की, इन्होंने पूरा रिकॉर्ड सही नहीं किया, और तो और 1 साल की एक्सटेंशन मांग रहे हैं बिल्डर्स, तो अब बिल्डर एक्सटेंशन मांग रहे हैं। मुझे ये बताया ना कि ये कैसे हो सकता है कि ये आप यानी ये एक इंसाफ का तकाजा है कि एक आदमी जो कि सही टैक्स दे रहा है, 10 अरब 20 अरब का टैक्स दे रहा है, और दूसरा टैक्स नहीं दे रहा है, वो 10 अरब की जगह जो है 2 करोड़ लेके वाइट करा लेता है, तो वो जो 10 अरब दे रहा है वो भी करप्ट हो जाएगा, वो अगली एमएनसी स्कीम का वेट करेगा। ये एमएनसी स्कीम पाकिस्तान की कोई 10वीं एमएनसी स्कीम है। अच्छा। जब ये पीपल पार्टी आई थी 2008 में, उन्होंने एमएनसी स्कीम पूरी डिफाइन करके लेकर आए थे, पूरा सिस्टम बनाया था अनवर मजीद ने, पूरा किया था। उसके अंदर मिनिस्टर कौन थे इनके? यही मिनिस्टर थे जी। कौन? शौकत तरीन साहब पहले मिनिस्टर थे, उन्होंने एमएनसी स्कीम दी थी। उस एमएनसी स्कीम पे वो लोग लेकर आए पैसा, और उस पैसे को यहाँ पे रोल किया वाइट मनी करके और सब करके, और ये आज उसके बाद उस स्कीम आने के बाद ये 6ठी स्कीम है। तो गलत है एमएनसी स्कीम। और एफएटीएफ अगर कर रहा है कि ये एफएटीएफ का और आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, इसीलिए पाकिस्तान दवाई की तरफ है। आप देखें पाकिस्तान की करेंसी का क्या हाल है। यानी आपको ये चार्ट देख रहे होंगे, चार्ट के अंदर करेंसी पाकिस्तान की सबसे ख़राब है रीजन में। पाकिस्तान सबसे अच्छा जो है इंडिया है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद जो है वो श्रीलंका है, और पाकिस्तान टॉप पे ख़राब है। बल्कि अभी तो अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर हो गई है। हमारा 2 रुपये दो तो अफगानिस्तान का 1 रुपया मिलता है। किस किस्म की हमारी इकोनॉमी है। तो ये सारा का सारा हमारे इसके लिए जिम्मेदार जो है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वही पुराने खिलाड़ी आ जाते हैं, वही शौकत तरीन आ गए हैं, वही जो है वो वकार मसूद आ गए, वही अपने क्या नाम था डॉक्टर हफीज़ शेख आ गए। भाई आप कहते हैं कि पिछले 70 साल में जो है वो तबाही हुई है, वो तबाही वाले तो आज बैठे हुए ना आपके साथ,
इस हुकूमत के 50 जो मिनिस्टर और एडवाइज़र हैं उसमें 40 तो पिछली हुकूमत के हैं। सर वो कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी के छोड़ दें, जो जी। मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे पिछले 50 सालों के अंदर मौजूद थे। जो इनके 50 या 52 के एडवाइज़र और मिनिस्टर ऐसे थे, उसके अंदर 40 जो हैं वो तो पीपल पार्टी या नून लीग मुशर्रफ के ज़माने की, तो उन्होंने भी तबाही की ना, तो वो आप कैसे बिठा के रखे हुए हैं? ठीक है सर, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे सिंध हुकूमत के ऊपर जो एलिगेशन है, ये एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के हवाले से एक ख़बर है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, बिल्डर्स के हवाले से कि इसको फर्दर एक्सटेंशन की जो बात की जा रही है बिल्डर्स एसोसिएशन की तरफ से, वो बेहतर है या नहीं, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। और हमने कुछ FATF के हवाले से भी बात की कि कैसे ये एमनेस्टी स्कीम या इस तरीके की एमनेस्टी स्कीम बैरियर बन सकती हैं पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलने में। अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हम पर्टिकुलरली सिंध हुकूमत के हवाले से कि क्या एलिगेशन है उनके ऊपर। एलिगेशन ऑफ लॉस ऑफ अबाउट 3.3 billion due to violation of SPPRA rules 2010 in the award of contract for supply and delivery dual desk in public sector schools of Sindh by School Education and Literacy Department Government of Sindh। 18वीं तरमीम के बाद जो एजुकेशन होती है वो प्रोविंशियल डोमेन होती है। अगर कभी एजुकेशन को बेहतर करने की भी बात की गई है वफाक की जानिब से, तो इस पर क्लियर स्टांस रहा है हुकूमत पाकिस्तान का, सिंध हुकूमत का, कि ये 18वीं तरमीम के बाद हमारा जो है इस पर ऑटोनॉमस राइट है, ये हमारी ऑटोनॉमी है। आखिर क्यों फिर सिंध हुकूमत जो है फेल दिखाई देती है अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाने में या एजुकेशन के मामलात को हल करने में? सर, ये पर्टिकुलर केस, इसके हवाले से क्या बात करेंगे? जो एलिगेशंस हैं इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एलिगेशन नहीं है, ये पर्टिकुलर केस ये है कि एक तो करप्शन जो है पूरे पाकिस्तान में है, करप्शन हर सूबे में जी, और हर डिपार्टमेंट में। मगर जो तकलीफ दह बात है कि 2 डिपार्टमेंट की करप्शन जो है वो मुल्क को तबाह कर देती है किसी भी दुनिया में। एक हेल्थ और एक एजुकेशन, और ये हमारे पाकिस्तान में और हर जगह यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट ये हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर दवाइयों में जो करप्शन है वो अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, सिंध गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की। और एजुकेशन की करप्शन जो है वो हर एक को पता है कि अभी से नहीं है, पिछले दौर में जो है वो मतलब 11,000 एजुकेशन टीचर पैसा लेके अपॉइंट कर दिए थे, फिर स्कूल बनते नहीं है, स्कूल के हिसाब से बन जाते हैं, स्कूल है। तो ये पर्टिकुलर जो है केस के अंदर ये हुआ था कि ये एक लिटरेसी डिपार्टमेंट एजुकेशन का है सिंध के, उन्होंने टेंडर 2019 के अंदर कॉल किए थे और उसकी कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी कि भाई ये इंडिपेंडेंट कमेटी हो और बड़ी ट्रांसपेरेंट हो। तो अच्छी बात है कि वी आर ऑलवेज एडवाइजिंग। तो आउटसाइड से उन्होंने लिया था, एक स्कूलों के जो 2-3 स्कूल उन्होंने अडॉप्ट किए थे, जनरल मोइन हैदर जो एस गवर्नर थे उनको लिया था, और एक उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कहा था एदाउदरवर आ जाएँ ताकि ये आप देखें कि ये प्रोसीजर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस प्रोसीजर के अंदर जब वो टेंडर हुए तो अप्रैल के अंदर 6 बिड्स आई थी, और वो टोटल जो थे वो 50,000 के करीब बेंचेस थी। कोई 10,000 12,000 बेंचेस बड़ी क्लास के लिए, सेकेंडरी के लिए, और 35,000 जो हैं वो 38,000 जो छोटी क्लास के लिए। वो बेंच लकड़ी की थी, शीशम की, और उसमें 6 बिड्स आई थी और सैम्पल भी आए थे। तो 2 बिड्स उसके अंदर जो है वो उन्होंने शामिल नहीं की, और वो उन्होंने कंप्लेन की थी। तो उस कंप्लेन को भी हमने सॉल्व किया था कि एक बिड की जो आई थी वो बाय मेल आई थी, वो उसके क्लर्क ने रख ली और दी नहीं। तो हमने कहा उसको आप शामिल कर लें, क्यों नहीं खोल रहे। दूसरा जो उसका भी ऐसा मसला, हम 6 की 6 बिड खुलवा दी, और उसके अंदर जो कीमत आई थी 5,900 रुपये टैक्स शामिल करके, और दूसरे की कीमत थी 6,500 रुपये टैक्स शामिल करके, और वो बेंच के सैंपल भी मौजूद थे वहाँ पे। और उनसे बुला के पूछा भी गया भाई आप ये सप्लाई कर सकेंगे नहीं कर। उन्होंने बताया कि शीशम की लकड़ी है, हम ये पिछावर में लेंगे। सारी ये कंपनियाँ बाहर की थी, लाहौर की, उनकी, क्योंकि लकड़ी जो है वो यहाँ पे या तो इम्पोर्ट होती है, तो इम्पोर्टेड लकड़ी में महंगी पड़ती है, तो शीशम पूरे पाकिस्तान में, अपर पाकिस्तान में, तो वहाँ से तो वो उसका टेंडर हुआ, उस टेंडर की एवल्यूशन हुई। एवल्यूशन के अंदर इत्तेफाक की बात है, मैं उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से एज ऑब्जर्वर मौजूद था, और मैंने उनसे कहा, मोइन हैदर ने कहा कि अवार्ड कर दें। वो तय करके साइन करके आ गए। बाद में पता चला कि उन्होंने उसको डिस्चार्ज कर दिया। क्यों डिस्चार्ज कर दिया कि उनके मतलब के लोग नहीं आए, क्या नहीं आए, जबकि 60 करोड़ रुपए का इनका जो उसमें एस्टिमेटेड बजट था, उसकी जगह वो 30 करोड़ में बेंचें आ रही थी। उस पर जब हुआ तो लेटर ट्रांसपेरेंसी, मैंने रिपोर्ट किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने
चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुराद अली शाह साहब बड़े ईमानदार और बच्चे अच्छे अफसर हैं, आज भी वही बैठे हुए हैं जी। ये मुमताज़ शाह, ये मुमताज़ शाह कि ये आप इसको करें। उनसे बात भी हुई तो कह रहे हैं हम इसको टेकअप करते हैं। उनको लिखा कि ये चीज़ गलत है और आप PPRA रूल के हिसाब से आप इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते अगर आपने पूरी कंडीशनें पूरी की हैं। और इसमें जब एक तो मैंने 6 उनसे रिकमेंडेशन मैंने की थी DI पाकिस्तान ने कि ये 50% हाई एस्टिमेट क्यों बनाया गवर्नमेंट ने जी 60 करोड़ का। सर यहाँ पे ये मिनिमम कॉस्ट डिफरेंस वो जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है 5700 से 23,985 जो कि 320% हायर प्राइसेस हैं, यानी 3.3 बिलियन का एक कौमी खजाने को झटका। तो हमने उसमें 6 उनसे कहा था चीफ सेक्रेटरी के कि ये आप करें कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड क्यों नहीं किया। कल अगर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा और महंगे आएगा कौन पैसा भरेगा इसके अंदर, हु रिस्पॉन्सिबल। और स्कूलों में जो ये बेंचें नहीं है, 600 स्कूल खाली पड़े हैं तो उनको क्यों नहीं हो रहा। और इसकी कॉपी भेजी थी हमने चीफ मिनिस्टर को भेजी थी, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेजी थी, डायरेक्टर जनरल नैब को भेजी थी, PPRA को भेजी थी, मोइन हैदर को हर एक को भेजी थी। अगर इस पे अमल हो जाता उस वक्त, अगर नैब उस वक्त उनसे पकड़ लेती और वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करा देती, अगर सेक्रेटरी उसको कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करा देता तो आज ये जो है ये हमारा जो ये 3 गुना 4 गुना प्राइस पे नहीं ली जाती। सर ये किसकी जो है नाअहली है? ये नाअहली जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो है, ये इनकी नाअहली जिनको टाइमली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अप्रैल 2019 में लेटर से इतला दे दी गई है। सर लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस तो ये नाअहली से तो नहीं हो सकता, ये तो डेलिबरेटली हो सकता है। नाअहली ये है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो करप्शन करने वालों की वजह से नहीं आई है, ये समझ लो मेरी बात। करप्शन करने वालों की वजह से नहीं आई है, करप्शन उन इदारों की वजह से आई है जिनका काम है करप्शन रोकना, वो उसको नहीं रोक रहे। चीफ सेक्रेटरी का काम था रोकना, नैब का काम था रोकना, चीफ मिनिस्टर का काम था रोकना, SPPRA का काम था इसको रोकना कि गलत क्यों हुआ है। उन्होंने नहीं किया, इनकी हिम्मतें बढ़ गई और इन्होंने आज जो 5-6 हज़ार की है उसकी जगह 29,000 के अंदर खरीद ली। अब वो उसकी कीमत जो है वो अगर ये 5 अरब की खरीदारी है तो 3 अरब का लॉस हुआ है, अगर ये 2.5 अरब की खरीदारी है तो इसके अंदर 1.25 अरब का लॉस हुआ है। तो मकसद यही है कि इसके अंदर ये नहीं है कि यानी पैसा जो है किसी ने खा लिया हो, इस पॉसिबिलिटी के बिल्कुल सही हुआ है। मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं होता प्रोक्योरमेंट से, सईद गनी के जो बयान आया है बिल्कुल सही है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ मिनिस्टर का प्रोक्योरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ से प्रोक्योरमेंट सारी जो करता है वो इदारा करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। सर लेकिन जिसको सुपरविजन दिया जाता है वो तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना? नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो होते हैं जो उन्होंने प्रोक्योरिंग एजेंसी होती है, तो सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो हो गई है, उसका सेक्रेटरी होता है। इसका मैं अगले प्रोग्राम बताऊंगा। इसका सेक्रेटरी था आसिफ, पता नहीं आसिफ मेमन, वो आज TG KDA लगा हुआ है। यानी सर सुपरविजन उन्होंने करना है ना, उनका काम है ना कि मतलब ब्यूरोक्रेट जिन्होंने किया गलत किया उनको चेक करना मिनिस्टर का काम है, उनको चेक करना चीफ सेक्रेटरी का काम है, उसको चेक करना चीफ मिनिस्टर का काम है, उसको चेक करना SPPRA का काम है, उनको चेक करना जो है वो नैब का काम है, उसको चेक करना प्राइम मिनिस्टर का काम है। उनको जब बता दिया गया उन्होंने क्यों नहीं चेक किया? सर क्या इस पे भी सिंध हुकूमत ये कहेगी कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है और जवाब क्या जस्टिफाइबल है, हमारा कसूर नहीं और हमें मालूम नहीं था? वो तो कह रहे हैं। क्या इससे बरी जमा हो जाते हैं? बरी जमा तो यहाँ पर 100 मर्डर करके लोग निकल आते हैं कि हमने नहीं मारा है, मगर वो चीज़ नहीं है। हमारा कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क में करप्शन को रोकना जो है कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। मगर जो करप्शन रोकने के इदारे हैं जिनको बताया जाता है, जिसको यानी अब मीडिया के अंदर क्यों आप रुकावट डाल रहे हैं? अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन 19A हमारा हक है कि हम अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट से करें, पूछ के आपने गलत किया है। जब हम जैसे पूछते हैं तो उनका फ़र्ज़ है कि वो करें। नहीं पता उनको, चलो नहीं पता, जब पता हो गया, जब लेटर लिख दिया गया था नैब को, जब लेटर लिख दिया गया था चीफ सेक्रेटरी को, उन्होंने क्यों नहीं किया? उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये 2019 में ये इसको एक्शन हो जाता तो आज ये करप्शन का नहीं होता। आज बेंचें जो उस वक्त 5,000-6,000 में आ चुकी होती और पाकिस्तान का पैसा भी बच जाता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ को रोकने के लिए हमारा कहना ये है कि करप्शन जो है वो रोकना जो है वो आसान है, करप्शन को पकड़ना हो जाएगी उसके बाद पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, आखिरी सवाल करूंगी, वक्त ख़त्म हो रहा है, कि अगर इसी किस्म का सिनेरियो अगर वफाक से हो जाता है किसी अपने डोमेन में अपने हिसाब से, तो फिर उस पर तो अपोजिशन जमातें सब खड़ी होकर कहती हैं इनकॉम्पिटेंस है, ये डेलिबरेटली किया गया है। अब इसको कैसे आखिर जो है सिंध हुकूमत जस्टिफाई करेगी?
नहीं, देखिए जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता करप्शन को। हम्म। फेडरल गवर्नमेंट की लेकिन कर रहे हैं ना करप्शन सर, आप देखिए हमेशा फेडरल से। गवर्नमेंट की करप्शन जो है, पोस्ट ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट जो था, जो 117 अरब का अवार्ड हुआ, अभी बैंक को कैंसिल हुआ ना, करप्शन निकल के आई है। और भी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के जो है गलत हो रहे हैं, इस गवर्नमेंट की बात हो रही है और सब कुछ हो रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। तो ये चीज़ है कि गलत चीज़ है, अगर वो रुक जाती है तो करप्शन का पैसा बच तो जाता है ना। इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि 2000 अरब की करप्शन सालाना होती है, वही बच जाए तो हमारा बढ़ जाएगा, वो रोक लो। ठीक है। रोकने के लिए ज़रूरी है कि इदारे जो हैं उनको जब बताया जाता है तो वो ईमानदारी से काम करें। इदारों पे वो अपने करप्ट ऑफिसर्स को, करप्ट पॉलिटिशियन जो हैं, करप्ट ऑफिसर को बिठा के और इदारों को गैर फाल कर देते हैं। सिंध SPPRA का और इनका जो गठजोड़ है, अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि क्या गठजोड़ है जिसकी वजह से करप्शन बढ़ रही है सिंध के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए सर। आज प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की FATF के हवाले से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो अहदाफ हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है अचीव कर लिए, लेकिन एक ही पर्टिकुलर जो है कंडीशन है जिसको पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं कर पा रहा। क्या है एमनेस्टी स्कीम जो कि बिल्डर्स के लिए दी गई है, वो इसमें एक सबसे बड़ा बैरियर है या क्या है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल गुफ्तगू की। साथ ही साथ हमने कुछ जो है गुफ्तगू की आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से कि सिंध हुकूमत के ऊपर एक और एलिगेशन जो कि 2019 से जिसकी कड़ियाँ जुड़ती हैं, आखिर क्यों हुआ ऐसा 3.3 बिलियन का एक लॉस जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को हुआ, क्या ये बचाया नहीं जा सकता था अगर जो है विजिलेंटली चीज़ों को देखा जाता, अगर ठीक से सुपरवाइज़ किया जाता और तमाम तर जो एरियाज़ हैं वो अपने डोमेन में ठीक से काम करते। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।